नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में मुश्किल में फंसी मोदी सरकार की, वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की। देखेंगे आप विधायक मनीष सिसोदिया को मिली जीत को, गुजरात में कांग्रेस के बड़े मिशन को, जानेंगे मथुरा शाही ईदगाह पर कोर्ट के फैसले को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर ईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से चुनाव आयुक्त बोले, जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द। कश्मीरी माइग्रेट्स के लिए दिल्ली समेत 3 जगह स्पेशल बूथ बनेंगे। पहली बार एसटी की 9 सीटें रिजर्व। हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट बोला, छात्राएं क्या पहने उन्हें स्वतंत्रता, क्लास में पहनने की अनुमति नहीं। मुंबई के 2 कॉलेजों ने प्रतिबंध लगाया था। पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। पिता के खिलाफ पुणे में एक और केस दर्ज। शेयर बाजार में तेजी, 819 अंकों की बढ़त के साथ 79,705 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 250 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 24,367 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद की कार्यवाही 12 अगस्त तक चलनी थी, लेकिन आज अचानक ही इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। दावा किया जा रहा है कि विपक्ष ने बड़ा ऐलान कर दिया था, जिससे मोदी सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही थी, और इस मुश्किल से बचने के लिए सरकार ने समय से पहले संसद की कार्यवाही समाप्त कर दी। तो क्या थी विपक्ष की रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद की कार्रवाई 12 अगस्त की जगह 9 अगस्त को ही समाप्त कर दी गई। आनन फानन में सरकार की तरफ से सदन की कार्रवाई स्थगित किए जाने के कदम को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा था। विपक्ष ने इसका ऐलान भी कर दिया था और ये प्रस्ताव शाम 4 बजे लाया जाना था, लेकिन इससे पहले ही राज्यसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। थोड़ी ही देर बाद लोकसभा की कार्रवाई भी स्थगित कर दी गई, जबकि पहले संकेत मिल रहे थे कि सरकार को कुछ बिल पेश करने हैं, इसीलिए संसद की कार्रवाई को 1-2 दिन बढ़ाया जा सकता है। लेकिन विपक्ष की ताकत के आगे डरी सरकार ने अंतिम समय पर संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का फैसला ले लिया। दरअसल विपक्ष की तरफ से बीजेपी सांसद घनश्याम तिवाड़ी से माफी की मांग की गई थी। खरगे ने कहा कि जो सभापति के चेंबर में तय हुआ वो होना ही चाहिए, लेकिन धनखड़ ने साफ कर दिया कि तिवाड़ी माफी नहीं मांगेंगे। जयराम रमेश ने इस पर आपत्ति जताई तो धनखड़ ने उन्हें चेतावनी दे दी, जिसके बाद कांग्रेस सदस्यों ने धनखड़ पर सवाल खड़े कर दिए। अजय माकन ने कहा कि सदन में कोई बात नहीं कर सकता, हंस नहीं सकता, देख नहीं सकता, इस तरह की बातें विपक्ष के लिए कही जा रही है। तो दूसरी तरफ जया बच्चन के मामले को लेकर भी सदन में तीखी तकरार हुई। जया बच्चन ने तो यहाँ तक कह दिया कि सभापति के टोन विपक्ष के लिए सही नहीं है। इसके बाद विपक्ष ने पहले राज्यसभा की कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया और फिर धनखड़ के खिलाफ महाभियोग लाने का फैसला कर लिया। लेकिन डरी मोदी सरकार ने विपक्ष को महाभियोग लाने का मौका ही नहीं दिया। धनखड़ की कुर्सी संकट में फंस गई थी तो पीएम मोदी भी मुश्किल में दिख रहे थे, इसलिए संसद ही स्थगित कर दी गई। वैसे मोदी सरकार मुश्किल में तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी फंसी हुई थी, और बाद में सरकार बचाने के लिए इस बिल को जेपीसी के हवाले करने का ऐलान कर दिया गया, और अब इस पर जेपीसी बना दी गई है। तो कौन कौन है जेपीसी में शामिल, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ संशोधन अधिनियम बिल 2024 के लिए जेपीसी के सदस्यों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि जेपीसी में कुल 31 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें लोकसभा के 21 सदस्यों के अलावा राज्यसभा के 10 सदस्य भी शामिल होंगे। इसमें विपक्ष के असदुद्दीन ओवैसी, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, जगदम्बिका पाल, इमरान मसूद, गौरव गोगोई को जगह मिली है। इनके अलावा अपराजिता सारंगी, संजय जायसवाल, दिलीप सैकिया, अभिजीत गंगोपाध्याय, डीके अरुणा, मोहम्मद जावेद, मौलाना मोइबुल्ला, कल्याण बनर्जी, ए राजा, श्री कृष्णा देवरायलू, दिनेश्वर कामत, अरविंद सावंत, एम सुरेश गोपीनाथ, नरेश गणपत मास्के, अरुण भारती भी लिस्ट में शामिल है। बता दें कि जेपीसी का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 माना जाएगा। कमेटी इस बारे में अपनी रिपोर्ट अगले सत्र के आखिरी सप्ताह में सदन को सौंपेगी। दरअसल लोकसभा में जब वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया था तो इसे लेकर एनडीए सरकार में ही मतभेद खुलकर सामने आ गए थे। टीडीपी, जेडीयू और एलजेपीआर ने बिल को समर्थन तो दिया, लेकिन पीएम मोदी से ये भी साफ कर दिया कि अगर बिल को जेपीसी में नहीं भेजा जाता है तो इसका एनडीए को बड़ा नुकसान होगा। खासतौर पर टीडीपी, जेडीयू और एलजेपीआर को अपने वोट बैंक को बचाने की चिंता हो रही है।
जिसके बाद सरकार ने वक्फ बिल पर जेपीसी बनाने का प्रस्ताव पास करा दिया और अब जेपीसी गठित भी कर दी गई है। एक तरफ जहां वक्फ बिल को लेकर सरकार पर संकट टलता नहीं दिख रहा है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। मोदी सरकार को करारा झटका लगा है। आबकारी नीति मामले में पिछले 17 महीनों से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सिसोदिया की जमानत रोकने की कोशिश करने वाली ईडी की सभी दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और ये भी साफ कर दिया है कि इस बार जमानत की शर्तें भी सामान्य होंगी। सिसोदिया पर बड़ी पाबंदी नहीं लगाई जाएंगी। सिसोदिया करीब 530 दिनों से जेल में थे। कोर्ट ने सिसोदिया को ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी है। अदालत ने सिसोदिया से अपना पासपोर्ट जमा करने को कहा है, साथ ही उन्हें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए भी कहा है। जमानत देते हुए कोर्ट ने ईडी की जांच प्रक्रिया पर सख्त टिप्पणी भी की। कोर्ट ने कहा कि मुकदमे में लंबे समय तक देरी ने सिसोदिया के शीघ्र सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन किया है और त्वरित सुनवाई का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता का एक पहलू है। सिसोदिया को त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। त्वरित सुनवाई का अधिकार एक पवित्र अधिकार है। बता दें कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी सीबीआई का पक्ष रख रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ने कोर्ट में सिसोदिया पर कुछ पाबंदी लगाने की मांग की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि सिसोदिया पर अरविंद केजरीवाल केस की तरह शर्तें लगाई जाएं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। बेंच ने कहा कि स्वतंत्रता का मामला हर दिन मायने रखता है, इसीलिए हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। बता दें कि सीबीआई ने भ्रष्टाचार केस में सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने 9 मार्च 2023 में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें 28 फरवरी 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। जहां बीजेपी केंद्र में पहले से ही मुश्किल में है, तो वहीं अब गुजरात में भी उसकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए अभी 3 साल से भी ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन कांग्रेस ने मिशन गुजरात पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में गुजरात में कांग्रेस की न्याय यात्रा का शुक्रवार को आगाज हो गया है। तो क्या है इस यात्रा का उद्देश्य और क्या होगा यात्रा का पूरा शेड्यूल, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा बीजेपी को गुजरात जीतने की चुनौती देने के बाद कांग्रेस का फोकस अब गुजरात पर है। इसी क्रम में कांग्रेस ने गुजरात में न्याय यात्रा की शुरुआत की। न्याय यात्रा कई बड़े हादसों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए निकाली जा रही है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस ने क्रांति दिवस यानी 9 अगस्त से यात्रा की शुरुआत कर दी है। न्याय यात्रा की शुरुआत से पहले मोरबी में क्रांति सभा हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गुजरात प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक जिग्नेश मेवानी ने क्रांति सभा में कहा कि गुजरात में व्यवस्था चरमरा गई है। तथ्य तभी सामने आ सकता है जब जांच किसी गैर भ्रष्ट अधिकारी को सौंपी जाए। शराब, जुए और जमीन की फाइलें भुनाने वाले को जांच सौंपे तो पाप का घड़ा फूट जाएगा। दोषियों को साबरमती जेल में डालो, अभी भी समय है। गुजरातियों को जागना है और इसीलिए ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है। लोग बीजेपी का साथ छोड़े। तो वहीं गुजरात विधानसभा में विपक्ष नेता अमित चावड़ा ने कहा कि गुजरात में एक के बाद एक बड़े हादसे हुए हैं। ये घटनाएं बीजेपी के भ्रष्टाचार के कारण हुई है। करीब 300 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा गांधीनगर में समाप्त होगी। यात्रा में कुछ जगहों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकते हैं। इस यात्रा के साथ एक मटका भी रखा गया है, जिसमें लोग अपने सवाल और अपनी बात रख सकेंगे और इस मटके को बीजेपी के पाप का मटका नाम दिया है। यात्रा के अंत में घड़े को फोड़कर ये संदेश दिया जाएगा कि बीजेपी के पाप का घड़ा भर गया है। बता दें कि पिछले 2 साल में राज्य में 4 बड़े हादसे हुए, जिसमें न सिर्फ भ्रष्टाचार सामने आया बल्कि इसके तार कहीं न कहीं बीजेपी से जुड़े होने की खबरें भी सामने आई है। एक तरफ देश में राजनीतिक हलचल मची हुई है, तो धार्मिक विवाद भी तेजी से बढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह की जमीन को लेकर चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर फिलहाल अंतरिम रोक आगे बढ़ा दी है। और क्या कुछ हुआ कोर्ट में, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद के कमिश्नर सर्वे पर फिलहाल अंतरिम रोक आगे बढ़ा दी है। कोर्ट ने इस मामले के अध्ययन के बाद मुकदमे की सुनवाई की बात कही है। बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद को लेकर याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में हाई कोर्ट ने मस्जिद में सर्वे का आदेश दिया था, जिसको शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई की तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ा दिया है। इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई टाल दी है।
कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी मुकदमे को योग्य बताया है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्षों की दलीलों को भी सुना जाएगा और आदेश के अध्ययन के बाद ही आगे की सुनवाई की जाएगी। इस मामले की सुनवाई 18 नवंबर को होगी। इस रोक से पहले भी सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा चुकी है। उस रोक के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक बरकरार रखेगी। बता दें कि मथुरा में चल रहा ये विवाद 13.37 एकड़ जमीन पर है, जिसमें लगभग 11 एकड़ पर श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर और 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद है। हिंदू पक्ष ने इस जमीन पर दावा करते हुए कहा है कि श्री कृष्ण जन्म स्थली पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर की जगह शाही ईदगाह मस्जिद को बनवाया गया है। वहीं इस मामले में मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इतिहास में मंदिर की जगह मस्जिद बनाने के सबूत नहीं है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। फिलहाल सर्वे पर रोक रहेगी, यानी मुस्लिम पक्ष के लिए ये राहत की बात है, लेकिन मोदी सरकार को कहीं से भी राहत मिलती नहीं दिख रही है। अब उत्तराखंड के जोशीमठ स्थित ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शंकराचार्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो क्या कहा है शंकराचार्य ने, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के जोशीमठ स्थित ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। खास तौर पर जब धर्म के मामले में राजनीति होती है तो वो खुलकर बोलते हैं। वैसे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान से सबसे ज्यादा परेशानी बीजेपी को ही होती है, लेकिन शंकराचार्य के तर्कों के आगे बीजेपी का कोई नेता कुछ बोल ही नहीं पाता है। इस बीच शंकराचार्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हर नागरिक को आलोचक होना पड़ेगा, जो आपको पसंद हो वो सरकार बनाइए, लेकिन उसके बाद उसके आलोचक हो जाइए। आप अंधभक्त बने रहेंगे तो नहीं चलेगा। अच्छा करें तो प्रशंसा कीजिए, बुरा करें तो टोकिए, ये नियम है। जैसे हम लोग गाड़ी के पीछे बैठ जाते हैं और ड्राइवर को चाबी दे देते हैं कि आप ड्राइवर हो और गाड़ी चलाओ, लेकिन जहां पर वो कट मारता है तो उसे टोकते हैं, जबकि वो हमारा ही ड्राइवर है और हमने ही उसे नियुक्त किया है। जैसे ड्राइवर को चाबी देकर पीछे बैठकर गाड़ी चलवाते हैं, उसी तरह सरकार है। वोट देकर सरकार बनवा दी है, तो जब गड़बड़ होगी तो रोकेंगे और टोकेंगे, ये नियम है और इसी तरह से सरकार ठीक चलती है। शंकराचार्य के इस बयान को मोदी सरकार पर आंख बंद कर भरोसा करने वालों के लिए माना जा रहा है। वो सरकार की गलत नीतियों के साथ भी खड़े दिखाई देते हैं। इससे पहले शंकराचार्य ने अयोध्या मंदिर के उद्घाटन को लेकर की गई जल्दबाजी पर भी सवाल खड़े किए थे। अविमुक्तेश्वरानंद ने सरकार के अंधभक्तों को चेतावनी दे दी है, जिससे बीजेपी टेंशन में है, तो वहीं ट्रंप भी परेशानी में दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। कमला हैरिस के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हाल ही में हुए एक सर्वे में कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़त बनाती हुई दिख रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने के बाद से ही कमला हैरिस की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। वहीं इस बीच एक सर्वे में भी हैरिस मैदान मारती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि इस सर्वे में हैरिस को 42% जनता का सपोर्ट मिलता दिख रहा है, तो वहीं 37% समर्थन के साथ ट्रंप पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया एजेंसी रॉयटर्स और इप्सोस ने ये सर्वे कराया है। सर्वे के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द अमेरिका को उसकी पहली महिला राष्ट्रपति मिल सकती है। बता दें कि कुछ समय पहले तक डोनाल्ड ट्रंप इस रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन हाल ही में डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन ने अपना नाम राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से वापस ले लिया था और उनकी पार्टी ने कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया था, जिसके बाद से एक तरफा माना जाने वाला अमेरिकी चुनाव अचानक से कांटे की टक्कर में तब्दील हो गया था। कमला हैरिस की बढ़ती लोकप्रियता से कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम भी चिंतित है। यही वजह है कि ट्रंप लगातार हैरिस और उनकी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं। बीते दिनों ट्रंप ने कमला हैरिस पर नस्लीय टिप्पणी की थी और उनके अश्वेत मूल का होने पर भी सवाल उठाए थे। माना जा रहा है कि इस तरह की टिप्पणी और बड़बोलापन चुनाव में ट्रंप पर भारी पड़ सकता है। वहीं हैरिस को महिला होने और ट्रंप के बयानों को लेकर सहानुभूति के चलते फायदा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
17 महीने बाद दिल्ली सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं। बिना सीएम और बिना कैबिनेट की कबाड़ में पड़ी दिल्ली सरकार को अब शायद थोड़ा तेल पानी मिल जाएगा। फिलहाल मनीष सिसोदिया जी इस बात की खैर भी मनाते रहें कि उन पर कोई और मामला न खुल जाए, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।